बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी। कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन पढ़ी? अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसके बाद हमने अग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ी। अग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन पढ़ी? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज नोन एज अग्रीमेंट। फिर उसके बाद में हमने प्रॉमिस की भी डेफिनेशन पढ़ी। प्रॉमिस की क्या डेफिनेशन पढ़ी? व्हेन अ पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, and when accepted becomes a promise। ठीक है, ये हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन पढ़ी। लेकिन प्रपोजल की डेफिनेशन तो हमने पढ़ी ही नहीं, एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन भी नहीं पढ़ी। क्या यार, लगातार होशियारी मारकर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बताई, फिर उसमें से अग्रीमेंट की भी डेफिनेशन बताई, अग्रीमेंट की में से भी प्रॉमिस की डेफिनेशन बताई, और फिर आपने हमको ऑफर की डेफिनेशन ही नहीं बताई। क्यों ऐसा क्यों किया? जब आप बैक टू बैक डेफिनेशंस पे डेफिनेशन सुनाए जा रहे थे तो एक दो डेफिनेशन और ऐड कर देते, ऑफर और एक्सेप्टेंस की भी डेफिनेशन ऐड कर देते, और उसके अंदर भी कुछ आ रहा होता तो वो भी आप हमें तभी बता देते। नहीं, हर चीज का क्या होता है, एक सही टाइम होता है, और ऑफर की डेफिनेशन को समझने का सही टाइम अब आया है, पहले नहीं था। पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट समझना जरूरी था। जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत कर रहे थे, फाउंडेशन ले डाउन कर रहे थे, तब अगर हम बैक टू बैक इतनी सारी डेफिनेशन पढ़ लेते तो सारा क्या हो जाता, दिमाग से वो उड़ जाता ऊपर, सारा डिस्कशन ऊपर से जाता। ठीक है, अभी नहीं गया है ना। तो यहाँ पर हमें ऑफर की डेफिनेशन अब पढ़नी, पहले हमें नहीं पढ़नी थी। पहले हमको समझना था कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो कौन कौन से टाइप के सकते हैं। तो अब हमें एक फेयर आइडिया मिल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, क्या होते हैं। अब हमें इन डेप्थ एनालिसिस करना है उन चीज़ों का भी जो कि हमने अभी नहीं पढ़ी, और उन चीज़ों का भी जो हम थोड़ी थोड़ी ऊपर पढ़ चुके हैं। जैसे कि हम वहाँ पर कंसीडरेशन के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ चुके हैं, फ्री कंसेंट के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन टर्म्स को पढ़ चुके हैं। तो आगे चल के हमें इन सब चीज़ों का तो इनडेप्थ एनालिसिस करना ही है, और उनके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अभी तक आपको क्या पता चल गया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसका एक फेयर आइडिया मिल चुका है। आपके पास एक फाउंडेशन जो है वो ले डाउन की जा चुकी है, एक बेस आपके पास क्रिएट हो चुका है। अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको आगे का एनालिसिस देखना है कि इसके अंदर जब ऑफर किया जा रहा है तो ऑफर होता क्या है, एक वैलिड ऑफर कब माना जाएगा, और सामने वाले पर्सन ने एक्सेप्टेंस दे दी, उस चीज़ पर हाँ बोल दी, तो एक्सेप्टेंस मानी कब जाएगी, वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है। और किसी ने अगर ऑफर देके और फिर मना कर दिया तो क्या वो ऐसा कर सकता है? ऐसी कई सारी बातें जो हमें आगे करनी है। तो शुरू करते हैं हमारा ये डिस्कशन किस पर, ऑफर पे, कि ऑफर क्या होता है। सो डेफिनेशन ऑफ ऑफर कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज ए में। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। वाह वाह, क्या डेफिनेशन दी। एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। When one person signifies, एक पर्सन ने क्या किया, जाहिर किया, to another, दूसरे पर्सन को, क्या, his willingness, उसकी इच्छा, किस चीज़ की, टू डू, कुछ करने की, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने की, कुछ करने से रिफ्रेन करने की, रुकने की। ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर, यानी कि किस व्यू से, किस इंटेंशन से, सामने वाले पर्सन की एसेंट लेने की इंटेंशन से। किस चीज़ पर एसेंट, उस एक्ट या फिर उस एब्सटिनेंस पर। ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, यानी कि जब एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, क्या, हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा, किसके लिए, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। ठीक है,
किस इंटेंशन से, कि उसको सामने वाले पर्सन से उस चीज़ पर क्या मिल जाए, एसेंट मिल जाए, सहमति मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए। तो ये माना जाएगा कि इसने क्या दिया है, दूसरे को प्रपोजल दिया है, ऑफर दिया है। इस डेफिनेशन को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक पर्सन ने क्या किया है, सिग्निफाई किया है क्या, विलिंगनेस, किस चीज़ के लिए, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कि कुछ करने या फिर कुछ ना करने के लिए। किस इंटेंशन के साथ में, कि सामने वाले की एसेंट मिले। सामने वाले की एसेंट मिले किस पर, उस एक्ट या फिर एब्सटिनेंस पर। फिर से एक बार याद करो, एक पर्सन ने क्या किया, सिग्निफाई किया है। आपको कीवर्ड्स याद रहेंगे तो डेफिनेशन याद हो जाएगी। एक पर्सन ने क्या किया है, दूसरे पर्सन को सिग्निफाई किया है। क्या सिग्निफाई किया है, विलिंगनेस। विलिंगनेस किस चीज़ के लिए, टू डू और टू एब्सटेन। ठीक है, किस इंटेंशन से, किस व्यू से, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, किस चीज़ पर एसेंट, वो जो कुछ करने या फिर कुछ ना करने के लिए, टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। तो इसका मतलब क्या है, एक प्रपोजल दिया गया है। आई बात समझ में। तो ऑफर का मतलब क्या होता है, जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कुछ करने या फिर कुछ ना करने की। एक बार इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल के साथ में एनालाइज करते हैं। मान लो ये है हमारा स्वीटू, लेट्स चेंज आवर नेम्स। ठीक है, चीकू, चिंकू, इन सब से हो गए हम बोर। ये हमारी स्वीटी। ठीक है, स्वीटू जो है उसके पास में एक कार। ठीक है, इसके पास में एक कार। स्वीटू ने स्वीटी को कहा कि यार स्वीटी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी कार बेच दूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी कार बेच दूँ। अगले दिन स्वीटी लाई 5,000 रुपये और स्वीटू के मुंह पर मारे और बोले कि तेरी ये जो कार है मुझे दे दे। तूने कहा था कि तू तेरी कार बेचने की सोच रहा है, अब मुझे ये बेचनी पड़ेगी, मैं ये खरीदने के लिए तैयार हूँ 5,000 रुपये में, मात्र 5,000 रुपये में। तेरी ये भंगार कार मैं 5,000 रुपये में खरीद रही हूँ, तुझे बेचनी पड़ेगी। स्वीटू हैरान, परेशान। स्वीटी बोली कि तूने कल कहा था कि तू बेचने की सोच रहा है, आज तुझे बेचनी ही पड़ेगी। क्या स्वीटी ऐसा कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या स्वीटू ने ऑफर दिया है? नहीं दिया है। तो अगर ऑफर ही नहीं दिया है तो कॉन्ट्रैक्ट की आगे वाली बातें तो सीन में ही नहीं आई। जो बेसिक ऑफर ही नहीं दिया गया है, ऑफर होता तब क्या बनता, प्रॉमिस बनता, फिर अग्रीमेंट बनता, फिर कॉन्ट्रैक्ट बनता। क्या यहाँ पर ऑफर था? नहीं था। तो फिर बात ही खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। ऑफर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऑफर ही नहीं है तो उसके बाद में जो हमने वो स्टेयर्स पढ़े थे, ठीक है, वो जो स्टेप्स पढ़े थे, कौन कौन से, प्रॉमिस, अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉमिस के अंदर क्या आ रहा था, प्रपोजल, ऑफर वर्ड। तो अगर ऑफर ही नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्या स्वीटू ने ऑफर दिया है? नहीं दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, स्वीटू ने कहा कि यार स्वीटी, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी जो कार है भंगार, उसे 50,000 रुपये में तुझे बेच दूँ। स्वीटी 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 तेरा एसेंट चाहिए। स्वीटू स्वीटी को बोल रहा है कि मैं तुझे सोच रहा हूँ कि 50,000 में क्या करूँ, अपनी कार बेच दूँ, बेचना चाहता हूँ, क्या तू खरीदेगी? स्वीटी 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 क्या चाहिए था? तेरा एसेंट चाहिए, तेरी एक्सेप्टेंस चाहिए। क्या अब यहाँ पर ऑफर दिया गया है? फिर से देखते हैं। वन पर्सन, कौन है? स्वीटू। उसने क्या किया है? अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर की। किसके लिए? टू डू। ठीक है, अपनी कार बेचने के लिए क्या किया उसने? एसेंट, अपनी इच्छा जाहिर की, विलिंगनेस जाहिर की है। किस व्यू से? कि उससे क्या मिले? स्वीटी से एसेंट मिले, एक्सेप्टेंस मिले। तो फिर अब क्या माना जाएगा कि इसने क्या दिया है? ऑफर दिया है। अब स्वीटी चाहे तो क्या कर सकती? इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकती है और 50,000 रुपये में इसकी कार जो है वो खरीद सकती है। बात समझ में आ रही है? तो ऑफर का मतलब क्या है? ऑफर का मतलब ये है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को इच्छा जाहिर करता है, विलिंगनेस जाहिर करता है, किसकी? टू डू, कुछ करने की, या फिर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ ना करने की। किस व्यू से? विद अ व्यू टू ऑब्टेन the assent of that other to such act or abstinence. He is said to make a proposal. आई बात समझ में? ये डेफिनेशंस आपको वर्ड टू वर्ड याद रखनी है, सो दैट इट विल क्रिएट अ वेरी वेरी ग्रेट इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। ठीक है, अगर डेफिनेशंस आप वर्ड टू वर्ड लिखते हो तो काफ़ी अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट होता है।
तो ये हुई हमारी ऑफर की या फिर प्रपोजल की डेफिनेशन। अब हम एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल देख रहे हैं। एसेंशियल्स हम 2 बार देखने वाले। ये तो क्या है, ब्रेकडाउन है। क्या है, ब्रेकडाउन किसका, ऑफर की डेफिनेशन का। ठीक है, अब ऑफर की डेफिनेशन को यहाँ पर क्या किया गया है, प्रपोजल की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन किया गया है, टुकड़ों में तोड़ा गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और अच्छे से में हम आपको वैसे ही समझा चुके हैं। चलो फिर से एक बार क्या करते हैं, इस ब्रेक डाउन को पढ़ लेते हैं। पहला, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। यहाँ पर स्वीटू क्या है, ऑफरर है। क्या है, ऑफरर। ऑफर देने वाला पर्सन क्या कहलाता है, ऑफरर। ठीक है, आगे, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी। जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है, यहाँ पर स्वीटी क्या है हमारी, ऑफरी है। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड प्रोमिसी और एक्सेप्टर। और जब उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसने ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोमिसी। क्योंकि जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। अब क्या बन गया, प्रॉमिस। जब तक ऑफर दिया गया था तब वो क्या था, ऑफरर था। ये क्या थी, ऑफरी थी। स्वीटू क्या था, ऑफरर था। स्वीटी क्या थी, ऑफरी थी। अब स्वीटी ने एक्सेप्टेंस दिया तो ये क्या बन गई, स्वीटी बन गई प्रोमिसी या फिर एक्सेप्टर। और स्वीटू क्या बन गया, प्रोमिसर। जिसने प्रॉमिस किया है वो क्या है, प्रोमिसर है। स्वीटी क्या बन गई, प्रोमिसी बन गई। आई बात समझ में। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। एक वैलिड ऑफर के लिए क्या होना चाहिए, पार्टी क्या करेगी, अपनी इच्छा जाहिर करेगी, विलिंगनेस जाहिर करेगी। किसके लिए, कुछ करने के लिए या फिर कुछ ना करने के लिए। There must be an expression of willingness to do or not to do some act by the offerer। क्या होना चाहिए, आपकी willingness आप जाहिर करोगे। Example, A willing to sell his good at a certain price to B। तो ये क्या है, A क्या है, ऑफरर है और ये क्या है, ऑफरी है। इसने क्या किया है, अपनी इच्छा जाहिर की, विलिंगनेस जाहिर की है। किसके लिए, अपनी जो गुड्स है वो सेल करने के लिए। अगला, इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एब्सटिनेंस है। क्या है, एब्सटिनेंस। कुछ करने से आप रुक रहे हो। ठीक है, ये क्या है, एब्सटिनेंस है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ ना करने का अग्रीमेंट करे हो, कुछ ना करने की इच्छा जाहिर करे हो, तो भी ये क्या माना जाएगा, ऑफर माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू हुम द ऑफर इज मेड। यानी कि जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है उसकी एसेंट लेने के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी विलिंगनेस दिखा रहे हो। आपकी इंटेंशन क्या है, जिस पर्सन के सामने आप ऑफर दे रहे हो, जिस पर्सन के सामने आप बोल रहे हो, उसकी एसेंट आपको चाहिए थी। वेयर ए टेल्स बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी। ए ने बी को कहा, सोच रहा हूँ यार 2019 तक शादी कर लूँ, और बी जो है वो गले पड़ गया किसके, ए के। ठीक है, या ए बोला, ए बोली, ठीक है, ए बोली कि मैं सोच रही हूँ 2019 तक शादी कर लूँ, और बी जो है उसके माथे पड़ गया कि अब तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तूने कहा था 2019 तक मैं शादी कर लूँ। तो यहाँ पर ए ने बी को प्रपोज नहीं किया है, यहाँ पर वो सिर्फ अपनी ऐसे ही प्लानिंग, अपनी इच्छा बता रही थी, उसने बी को प्रपोज नहीं किया है। लेकिन अगर ए आगे क्या कह दे कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं सोच रही हूँ कि मैं तुझसे शादी कर लूँ, तो फिर क्या है, तो ऑफर है। देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर, expression of willingness must be made with a view to obtain the assent of the other. Thus, if in the above example A further adds, will you marry me, it will constitute an offer। क्या एग्जाम्पल दिया है, आपके स्टडी मटेरियल वाले भी क्या ही एग्जाम्पल देते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आपको आपका इंटेंशन क्या होना चाहिए, आपका इंटेंशन होना चाहिए सामने वाले पर्सन की एक्सेप्टेंस लेने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ऑफर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि उसमें आप कुछ करने की भी इच्छा जाहिर कर सकते हो और कुछ
ना करने की भी इच्छा जाहिर कर सकते हो। Thus doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law, चाहे आपका पॉजिटिव एक्ट हो, कुछ करने का हो, या फिर एब्सटिनेंस हो, कुछ ना करने का हो, दोनों का सेम इफेक्ट है, दोनों ऑफर माने जाएंगे। A offers to sell his car to B for ₹3 lakh in an act of doing. So in this case A is making offer to B, and दूसरा क्या है, when A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to court, and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter. It is an act of not doing or abstinence, यानी कि B क्या कर रहा है, B रुक रहा है, B क्या कर रहा है, बी कोर्ट के पास में नहीं जाएगा, उसकी गाड़ी ठुक गई, छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, ए बोल रहा है कि मैं रिपेयर तेरी करा दूंगा, तू मत जा वहाँ पर, कोर्ट के पास मत जा, पुलिस के पास मत जा, मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट मत कर। तो यहाँ पर कुछ ना करने का कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो ऑफर में कुछ करने या फिर कुछ ना करने का क्या हो सकता है, विलिंगनेस हो सकती है, और वो विलिंगनेस किसके लिए होनी चाहिए, सामने वाले पर्सन की एसेंट लेने के लिए होनी चाहिए। आई बात समझ में। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, हमारी ये जो डेफिनेशन है उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। आई बात समझ में। ये एग्जैक्टली एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर नहीं है, वैलिड ऑफर के एसेंशियल हम आगे पढ़ने वाले। ये एक्चुअल में क्या थी, आपकी डेफिनेशन का एक एनालिसिस था। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑफर कौन कौन से, ऑफर कितने तरीके के हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑफर है हाउ मेड, किस तरीके से ऑफर किया गया है और किससे किया गया है। ठीक है, किस हाउ मेड में एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, किससे किया गया है उसमें जनरल ऑफर और स्पेसिफिक ऑफर। और उसके बाद में आपको क्लासिफिकेशन भी ऑफ ऑफर भी दिया हुआ है, जिसमें फिर से अलग अलग टाइप के ऑफर दिए हुए हैं। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर तक बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले हमारा जनरल ऑफर। कौन सा ऑफर, जनरल ऑफर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर केस स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा बनती है। जनरल ऑफर वो होता है जो कि पब्लिक इन जनरल को, पब्लिक एट लार्ज को जो ऑफर दिया जाए वो कहलाता है जनरल ऑफर। इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड हैंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। यहाँ पर एग्जाम्पल केस लॉ जो है वो किसका, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कौन सा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इससे पहले हमने कौन से केस लॉ पढ़े हैं, एक हमने केस लॉ जो मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप। यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप थी तो ही वो क्या माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसमें हमने बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस लॉ जो है वो याद किया था। उसके अलावा हमने जब एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे उसमें 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, उसमें हमने क्या कौन सा केस लॉ पढ़ा था, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। उसमें हुआ क्या था, पार्टनरशिप फर्म थी और पार्टनर्स ने कुछ स्टॉक लिया था और सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उस ट्रांजैक्शन पर टैक्स लगाया था, और फिर कोर्ट ने कहा कि ये एक ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टीज नहीं है, पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही माने जाते हैं। तो जब 2 पार्टीज की बात है तो क्या आएगा, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल। एंड दूसरा हमने पढ़ा इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, उसके लिए हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब तीसरा केस लॉ जो हमको याद रखना है वो कौन सा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। इंटरेस्टिंग केस लॉ है, एक बार सुनना। जनरल ऑफर का एक बेंचमार्क केस लॉ है। अब हुआ ये था कि बात अगेन किसकी है, हमारे फिरंगियों की, अंग्रेज़ों की है। 1929 ईयर साल 1929 नहीं, उससे भी पहले की बात है। तो यहाँ पर हुआ ये था कि पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लुएंजा करके जो बीमारी है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी। ये जो केस लॉ है 1893 का है, ठीक है। 1890 के समय क्या हो रहा था,
आई एम वेरी बैड एट नंबर्स, तो मैंने वो 1929 का, इट्स 1893 और उसके आसपास ये बीमारी चल रही थी इन्फ्लुएंजा करके। जैसे 2020 और 21 में कोविड जो है वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा था और ये क्या बन गया था, पेंडेमिक बन गया था। वैसे ही उस समय पर इन्फ्लुएंजा नाम करके एक बीमारी थी जो काफ़ी ज़्यादा फैल रही थी। और जैसे अभी कोविड के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग क्लेम्स कर रही थी। फॉर एग्जांपल कोरोनिल, कि अगर आप कोरोनिल को यूज़ करोगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और फिर आपको कोविड होने की चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, नहीं होगा, ये सब ब्ला ब्ला ब्ला। तो वैसे ही उस समय भी कुछ कंपनीज थी जो अपने अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च कर रही थी और बोल रही थी कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो फिर आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। अब यहाँ पर एक कंपनी आई जिसका नाम था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और इस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्मोक बॉल। कुछ फूंकना था उसमें करना ये था कि उसमें लिखा था आपको 30 दिन तक सुबह शाम इस स्मोक बॉल को यूज़ करना है, कंज्यूम करना है, और अगर आप ये कंज्यूम करोगे तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और बाय एनी चांस आपको इन्फ्लुएंजा हो भी गया तो हम आपको कितने अमाउंट देंगे, 100 पाउंड देंगे। और इस अपनी इस क्लेम के लिए, अपनी सीरियसनेस दिखाने के लिए इस कंपनी ने क्या किया, 1000 पाउंड का अमाउंट बोला। उस एड में लिखा कि हमने 1000 पाउंड का अमाउंट बैंक अकाउंट में भी जमा करा दिया है कि बाय एनी चांस अगर कुछ ऐसा हो जाए तो हम इस बैंक अकाउंट से निकाल कर, ये अलग से अमाउंट हमने रखा है, इससे हम उस पर्सन को पैसा दे देंगे। अभी जो कार्लिल मैडम है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्मोक बॉल खरीदा और उस कंपनी की बताई हुई डायरेक्शंस के हिसाब से उससे कंज्यूम किया, और फिर भी इन्हें क्या हो गया, इनको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब ये मैडम गई इस कंपनी से पैसे मांगने की, लाओ मेरे 100 पाउंड। कंपनी ने कहा कि जा, नहीं दे रहे। कार्लिल ने कहा कि ऐसे कैसे, तुमने कहा था कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे बताई गई डायरेक्शन के हिसाब से और फिर हमें इन्फ्लुएंजा हो गया तो आप मुझे 100 पाउंड दोगे, अब आपको देना पड़ेगा। इस कंपनी ने कहा कि क्या हमने तुझे ऑफर दिया? नहीं। क्या तूने हमको आकर एक्सेप्टेंस दिया? नहीं। तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में कुछ बना है? नहीं बना है। तो कैसे आप हमें क्लेम कर सकते हो कि ये अमाउंट दो, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं है। मैडम हो गई गुस्सा और गई कोर्ट के पास में, और कोर्ट ने कहा कि बेटा कार्बोलिक, ऐसा नहीं होता है, आपने जो ऑफर दिया है वो किसको दिया है, पब्लिक एट लार्ज को, और आपने उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी। अगर आप पब्लिक एट लार्ज को कोई ऑफर देते हो और वो उनमें से कोई भी पर्सन उन बताई गई टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लेता है तो ये मान लिया जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गई है। आपने उसमें एक्सेप्टेंस का कोई भी रूल अलग से लिखा नहीं था, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि अगर किसी पर्सन ने उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर लिया है तो उसने उस पर एक्सेप्टेंस दे दी है, और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आपने यहाँ पर क्या दिया था, जनरल ऑफर दिया था, और जनरल ऑफर को इन कार्लिल मैडम ने उस प्रोडक्ट को यूज़ करके एक्सेप्टेंस दे दी, और जैसे ही एक्सेप्टेंस दी आपके बीच में क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ पाओगे, आपको 100 पाउंड का अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये एक बेंचमार्क केस लॉ था, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केस लॉ था। यहाँ पर कार्लिल जो है वो मैडम जीत गई और कंपनी को 100 पाउंड का अमाउंट इन मैडम को देना पड़ा था। आई बात समझ में? तो जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज को क्या दिया जाता है, ऑफर दिया जाता है, और जब पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी पर्सन उसे पढ़कर उसकी टर्म्स को फुलफिल कर लेता है तो ये मान लिया जाता है कि उसने क्या किया है, आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और जैसे ही ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। Anyone performing the conditions of offer can be considered to have accepted the offer until the general offer is restricted or retracted or withdrawn। जब तक कि अगर उसको विड्रॉ कर दिया गया है तो अलग बात है, जब तक विड्रॉ नहीं कर रहे हो तब तक कोई भी उसे एक्सेप्ट कर सकता है। इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन एट एनी टाइम एज इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफर। केस लॉ कौन सा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। In this famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of £100 would be given to any person who contracted influenza
आफ्टर यूजिंग द स्मोक बॉल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शंस। ठीक है, वन लेडी मिसेस कार्लिल यूज्ड टू स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा। Had she could recover the amount as by using the smoke balls, she had accepted the offer। यहाँ पर कार्लिल मैडम जो वो क्या हो गई, वो जीत गई। जनरल ऑफर कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल कर कर। तो ये होता है हमारा जनरल ऑफर। इस पर केस स्टडी बन सकती है, इस पर स्ट्रेट क्वेश्चन भी बन सकता है।